नमस्कार, आप देख रहे हैं दी एज और मैं हुस्न आपके साथ लेकर आई हूं दिन की अब तक की सबसे बड़ी और अहम खबरें, जो है राजनीतियों से नीतियों तक, अर्थव्यवस्था से आम जनजीवन तक और सड़क से संसद तक की सबसे इम्पोर्टेंट खबरें पेश होंगी हमारी खास रिपोर्ट के साथ। तो आइए शुरू करते हैं आज की प्रमुख खबरें। लद्दाख राज्य और आदिवासी दर्जे की मांग को लेकर लेह में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। बुधवार को यह प्रदर्शन हिंसक हो गया। छात्रों और पुलिस के बीच झड़प हो गई। छात्रों ने सीआरपीएफ की गाड़ी में आग लगा दी। इस बीच गृह मंत्रालय ने लद्दाख के नेताओं से बातचीत की शुरुआत कर दी है। अगली बैठक 6 अक्टूबर को नई दिल्ली में होगी। दरअसल जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक पिछले 15 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे हैं। उनके साथ बैठे 2 प्रदर्शनकारी अस्पताल में भर्ती हो गए थे। लद्दाख को छठी अनुसूची में शामिल करने और राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर लेह में 15 दिन से आंदोलन चल रहा है। 2 महिला प्रदर्शनकारियों के बीमार पड़ने और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराने के बाद तनाव ज्यादा बढ़ गया। विदेश मंत्रालय से जुड़ी संसद की स्थायी समिति की बैठक मंगलवार को आयोजित हुई, जिसमें बाद में भारत दौरे पर आए अमेरिकी सांसदों के प्रतिनिधिमंडल के सदस्य भी शामिल हुए। बैठक के दौरान अमेरिका द्वारा हाल ही में भारत के खिलाफ उठाए गए टैरिफ और H-1B वीजा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। इस दौरान ट्रंप सरकार के इन फैसलों पर भारतीय अमेरिकी प्रवासी समुदाय की चुप्पी का भी जिक्र किया गया। बैठक के बाद समिति के अध्यक्ष शशि थरूर ने कहा कि समिति में ये बात उठी कि भारतीय अमेरिकी प्रवासी इस पर खुलकर आवाज क्यों नहीं उठा रहे। थरूर ने कहा कि हमें भारतीय अमेरिकी समुदाय से कहना चाहिए कि अगर आप अपनी मातृभूमि से जुड़ाव रखते हैं तो इसके लिए आवाज उठाइए, संघर्ष कीजिए और अपने राजनीतिक प्रतिनिधियों पर दबाव डालिए कि वे भारत के समर्थन में खड़े हों। चुनाव आयोग ने जम्मू कश्मीर की 4 सीटों और पंजाब की 1 राज्यसभा सीट के लिए चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। आयोग के अनुसार इन 5 सीटों के लिए मतदान 24 अक्टूबर को कराया जाएगा। चुनाव की अधिसूचना 6 अक्टूबर को जारी होगी। इस चुनाव के लिए उम्मीदवार 6 अक्टूबर से नामांकन दाखिल कर सकते हैं, जबकि नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख 13 अक्टूबर निर्धारित की गई है। उम्मीदवारों द्वारा जमा किए गए नामांकन पत्रों की जांच 14 अक्टूबर को की जाएगी, ताकि सभी आवश्यक दस्तावेज और योग्यता की पुष्टि की जा सके। इसके बाद नामांकन वापस लेने की अंतिम तारीख 16 अक्टूबर है। पटना में 85 साल बाद कांग्रेस की ऐतिहासिक कार्य समिति यानी कि CWC बैठक आयोजित हुई, जिसमें कई दिग्गज नेताओं ने हिस्सा लिया। सदाकत आश्रम में हुई इस बैठक के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर तीखे हमले किए। खड़गे ने कहा कि एनडीए गठबंधन के भीतर गहरे मतभेद अब साफ दिखाई देने लगे हैं। नीतीश कुमार को बीजेपी ने मानसिक रूप से रिटायर कर दिया है और अब उन्हें बोझ मानने लगे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि ये बैठक ऐसे समय में हो रही है जब देश गंभीर अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों का सामना कर रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि ये संकट मोदी सरकार की नाकामी और कूटनीतिक विफलता का परिणाम है। खड़गे ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के मुद्दे पर भी पीएम मोदी को घेरा और कहा कि जिनको प्रधानमंत्री मेरे दोस्त बताकर प्रचारित करते हैं, वही आज भारत को मुश्किलों में डाल रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच कांग्रेस पार्टी पहली बार पटना में कांग्रेस कार्य समिति यानी कि CWC की बैठक कर रही है। इस बैठक को लेकर सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने इंडिया गठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस बिहार में कोई असर नहीं दिखा पाएगी। उन्होंने दावा किया कि राज्य में एक बार फिर से एनडीए की ही सरकार बनेगी और इंडिया गठबंधन को करारी हार झेलनी पड़ेगी। मौर्य ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर तुकबंदी करते हुए लिखा कि सोनिया, राहुल और प्रियंका है कांग्रेस के 3 पात, बिहार में इनसे नहीं बनेगी कोई बात, नतीजा होगा ढाक के 3 पात, मोदी नीतीश की अगुवाई में एनडीए कर देगा इंडिया गठबंधन की खाट। भारत ने लंदन में राष्ट्रमंडल खेलों की मूल्यांकन समिति के समक्ष 2030 में राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी के लिए अपना प्रस्ताव औपचारिक रूप से प्रस्तुत किया है। भारतीय दल का नेतृत्व गुजरात सरकार के माननीय खेल मंत्री हर्ष संघवी और CGA इंडिया की अध्यक्ष डॉक्टर PT उषा ने किया। इस अवसर पर भारतीय राष्ट्रमंडल खेल संघ के अध्यक्ष ने कहा कि भारत की दावेदारी केवल क्षमता के बारे में नहीं, बल्कि मूल्यों के बारे में भी है। अहमदाबाद ग्लासगो 2026 से कमान संभालने और 2034 के खेलों के लिए एक आधारशिला के रूप में कार्य करने के लिए तैयार है, ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि शताब्दी संस्करण अतीत का सम्मान करते हुए राष्ट्रमंडल खेलों के भविष्य को आकार दे। दिल्ली सरकार के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने कांग्रेस दफ्तर के बाहर प्रदर्शन के मामले में सिरसा और 9 अन्य को बरी कर दिया है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने पूर्व कांग्रेस सांसद सज्जन कुमार के खिलाफ 12 साल पुराने मामले में अपना फैसला सुनाया है, जिसमें इन लोगों पर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के बाहर विरोध प्रदर्शन करने का आरोप था।
दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट ने पूर्व सांसद सज्जन कुमार के खिलाफ 12 साल पुराने मामले में अपना फैसला सुनाया है, जिसमें इन लोगों पर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के बाहर विरोध प्रदर्शन करने का आरोप था। तुगलक रोड पुलिस स्टेशन में 2013 में गैरकानूनी रूप से जमा होने और धारा 144 का उल्लंघन करने को लेकर मुकदमा दर्ज किया गया था। कोर्ट ने संदेह का लाभ देते हुए सभी आरोपियों को बरी कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस सूर्यकांत ने बुधवार को कहा कि वे किसी मामले को उसी दिन लिस्ट करने का आदेश तभी देंगे जब किसी की फांसी होने वाली हो। उन्होंने वकीलों से ये भी सवाल किया कि क्या कोई जजों की स्थिति उनके काम के घंटे और नींद की कमी को समझता है। ये टिप्पणी तब आई जब एक वकील ने तुरंत सुनवाई की मांग की। जस्टिस सूर्यकांत की अगुवाई वाली पीठ में जस्टिस उज्जवल भुइया और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह भी शामिल थे। ये पीठ उन मामलों की मेंशनिंग यानी कि तुरंत सुनवाई के लिए अनुरोध सुन रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश में बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र और गोवा पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। मामला एक वकील के खिलाफ की गई निराधार शिकायत से जुड़ा था, जिसे बार काउंसिल ने सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया था। न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की बेंच ने कहा कि इस तरह की शिकायतों को बिना ठोस आधार के स्वीकार करना पेशेवर आचरण के खिलाफ है और इससे वकील की प्रतिष्ठा पर अनावश्यक असर पड़ता है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि बार काउंसिल जैसे संस्थानों की जिम्मेदारी है कि वे केवल गंभीर और वैध शिकायतों पर ही विचार करें। इस मामले में अदालत ने माना कि शिकायत में कोई मेरिट नहीं था, इसलिए उसे खारिज करते हुए बार काउंसिल पर लागत लगाई है। दिल्ली हाई कोर्ट ने म्यूजिक डायरेक्टर AR रहमान को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने उस सिंगल जज बेंच के आदेश को रद्द कर दिया है जिसमें रहमान की फिल्म PS2 के गाने वीरा जारा को दगर बंधुओं की रचना शिव स्तुति के हूबहू मिलान बताया गया था। न्यायमूर्ति C हरिशंकर और न्यायमूर्ति ओम प्रकाश शुक्ला की डिवीजन बेंच ने ये आदेश रहमान की अपील पर सुनाया है। हालांकि फैसले की विस्तृत कॉपी अभी आना बाकी है। कोर्ट ने कहा कि हमने समान मत दिया है। सिंगल जज ने इस आधार पर गलती की कि अगर किसी रचना को कोई कलाकार प्रस्तुत करता है तो उसे ही उसका संगीतकार मान लिया जाए। अगर हम इसे मान ले तो हमें कॉपीराइट एक्ट में कंपोजर की परिभाषा ही बदलनी होगी। देश भर के कई प्रदेशों से मानसून की वापसी का समय आ गया है। हालांकि जाते जाते भी मानसून के कई प्रदेशों में बरस के जाने की उम्मीद है। कुछ राज्यों में खासतौर पर दक्षिण भारत और पूर्वोत्तर में अच्छी खासी बारिश की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। पश्चिम बंगाल, उत्तरी उड़ीसा और उत्तर बंगाल की खाड़ी के तटीय क्षेत्रों में कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। 25 सितंबर के आसपास उत्तर पश्चिमी और मध्य बंगाल की खाड़ी के पास एक और नया कम दबाव वाला क्षेत्र बन सकता है। इसके प्रभाव से कई राज्यों में दशहरे से पहले भारी से भारी बारिश होने की संभावना है। देश की राजधानी दिल्ली से बारिश की छुट्टी हो चुकी है। अगले 5 दिन यानी कि 29 तारीख तक प्रदेश में बारिश की संभावना नहीं है। लोगों को दोपहर में गर्मी महसूस हो रही है। हालांकि रात के समय तापमान सामान्य रहा है। दिल्ली में 26 तारीख तक आसमान साफ रहेगा। उसके बाद 27 से 29 तारीख तक राज्य में आसमान आंशिक रूप से बादलों से ढका रहेगा। बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद पूछताछ के लिए ईडी के दफ्तर पहुंचे हैं। उनसे ऑनलाइन बेटिंग ऐप केस को लेकर सवाल जवाब किए जा रहे हैं। इस ऑनलाइन बेटिंग ऐप से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सोनू सूद के अलावा क्रिकेटर रॉबिन उथप्पा से भी पूछताछ की थी। ईडी ने इस मामले में क्रिकेटर युवराज सिंह से भी पूछताछ की है। आपको बता दें कि ये जांच कथित अवैध सट्टेबाजी ऐप से संबंधित है। आरोप है कि सट्टेबाजी ऐप ने कई लोगों और निवेशकों को करोड़ों रुपए का चूना लगाया है या भारी मात्रा में टैक्स की चोरी की है। वही कंपनी के अनुसार 1xBet सट्टेबाजी इंडस्ट्री की 18 सालों के अनुभव के साथ विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म है। मुंबई की ईडी ब्रांच ने फेयर प्ले बैटिंग ऐप मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए लगभग 307.16 करोड़ रुपए की संपत्तियों को जब्त कर लिया है। ये कार्रवाई फेयर प्ले नाम की कंपनी के खिलाफ चल रही मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत की गई है। ये सभी जब्त की गई प्रॉपर्टीज दुबई में मौजूद है। फेयर प्ले पर आरोप है कि वो गैरकानूनी ऑनलाइन बेटिंग ऐप और अवैध तरीके से उसका प्रमोशन कर रही थी। ईडी के मुताबिक जिन संपत्तियों का अटैच किया गया है उनमें बैंक अकाउंट्स में पड़े पैसे और दुबई में फ्लैट्स, विला और जमीनें शामिल हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी ने खालिस्तानी संगठन सिख फॉर जस्टिस और आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू के खिलाफ नया केस दर्ज किया है। केंद्र सरकार ने कहा कि पन्नू की हरकतें भारत की संप्रभुता और अखंडता पर सीधी चोट है। अब NIA जांच करेगी कि इस साजिश में कौन लोग शामिल हैं और नेटवर्क कहां-कहां फैला है। FIR के मुताबिक भारत सरकार को ये सूचना मिली थी कि गुरपतवंत सिंह पन्नू ने 10 अगस्त को पाकिस्तान के लाहौर प्रेस क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस
आयोजित की थी। उसे वॉशिंगटन से वीडियो लिंक के जरिए वहां के पत्रकारों से बात की। पन्नू ने पंजाब की संप्रभुता को नकारा और खालिस्तान के गठन को लेकर बढ़ चढ़कर वकालत की। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करते हुए एक बार फिर से लंदन के मेयर सादिक खान पर निशाना साधा। ट्रंप ने दावा किया कि लंदन शरिया कानून लागू करने की ओर बढ़ रहा है। शरिया कानून इस्लाम का धार्मिक कानून है जो कुरान और हदीस पर आधारित है। यूएन में अपनी स्पीच के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने लंदन में मेयर सादिक खान पर एक बार फिर से तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा, मैं लंदन को देखता हूं जहां आपके पास एक भयानक मेयर है, बहुत ही भयानक मेयर, और शहर पूरी तरह बदल गया है। अब वो शरीयत कानून लाना चाहते हैं, लेकिन आप एक अलग देश में हैं, ऐसा नहीं कर सकते। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस हफ्ते अचानक ये घोषणा की कि H-1B वीजा पर $1 लाख का शुल्क लगेगा। ये वीजा अमेरिका में काम करने वाली विदेशी प्रोफेशनल्स, खासतौर पर टेक्नोलॉजीज कंपनीज के लिए बहुत जरूरी है। इस खबर के बाद अमेरिका में काम कर रहे भारतीय काफी निराश हो गए, लेकिन इस मुश्किल को जर्मनी ने एक सुनहरा मौका समझ लिया। भारत में जर्मन राजदूत डॉक्टर फिलिप एकरमैन ने ये साफ शब्दों में भारतीयों को आमंत्रित करते हुए कहा कि जर्मनी तैयार है, आप आइए, यहाँ स्थिर नीतियाँ और बढ़िया मौके आपका इंतजार कर रहे हैं। राजदूत ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो शेयर किया और साथ ही में एक लिंक भी दिया है जिसमें प्रवास और नौकरी से जुड़ी जरूरी जानकारी मौजूद है। भारत ने मंगलवार को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद यानी कि UNHRC में पाकिस्तान को भारत के खिलाफ भड़काऊ बयान देने पर घेरा। भारत ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया। भारतीय राजनयिक दीक्षित त्यागी ने खैबर पख्तूनवा में नागरिकों पर पाकिस्तानी सेना के हमले का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पहले अपनी वेंटिलेटर पर पड़ी अर्थव्यवस्था को बचाने पर ध्यान दे, लेकिन वो ये ध्यान तब दे पाएगा जब उन्हें अपने ही लोगों पर बमबारी से फुर्सत मिले। काउंसलर क्षितिज त्यागी ने पाकिस्तान पर निशाना साधते हुए कहा कि ऐसा प्रतिनिधिमंडल जो इस सोच से पूरी तरह उलट है, लगातार इस मंच का भारत के खिलाफ आधारहीन और भड़काऊ बयान देकर दुरुपयोग कर रहा है। रूस के साथ जारी युद्ध के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने भारत को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। अमेरिकी चैनल फॉक्स न्यूज को दिए गए एक खास इंटरव्यू में जेलेंस्की ने साफ कहा है कि भारत पूरी तरह से हमारे पक्ष में है। उन्होंने ये भी जोड़ा कि यूरोप को हर हाल में भारत से रिश्ते मजबूत करने चाहिए और भारतीयों से दूरी नहीं बनानी चाहिए। जेलेंस्की से जब रूस के ऊर्जा क्षेत्र और भारत की उससे जुड़ी खरीदारी पर सवाल किया गया तो उन्होंने इसे चुनौती मानते हुए कहा कि ऊर्जा को लेकर हमारी कुछ समस्याएं हैं, लेकिन ये मैनेज हो सकती है। हमें भारत से दूर नहीं जाना चाहिए और मुझे पूरा विश्वास है कि भारत रूसी ऊर्जा सेक्टर पर अपना रवैया बदलेगा। देश में त्योहारों का मौसम नवरात्रि के साथ शुरू हो चुका है और इस बीच रेलवे कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत की खबर सामने आ रही है। केंद्र सरकार दिवाली के मौके पर रेलवे के गैर राजपत्रित कर्मचारियों को प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस यानी कि PLB देने की योजना पर काम कर रही है। ये बोनस कर्मचारियों की मेहनत और रेलवे की क्षमता बढ़ाने के उनके योगदान को मान्यता देने के लिए दिया जाता है। पिछले साल भी करीब 11 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को ये बोनस मिला था। फिलहाल आज के बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की रोजाना खबरों के लिए शाम 7 बजे हमारा हिंदी बुलेटिन जरूर देखें।